नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आज अड़ी के स्पेशल एडिशन में बात करेंगे महाविनाश के ऑर्डर की। जी हां, दुनिया पर इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। यूक्रेन पर पुतिन का शांति प्रस्ताव नामंजूर होने के बाद एक्शन शुरू हो चुका है। आसमान में लड़ाकू विमानों की गर्जना है। यूक्रेन पर हमले तेज हो चुके हैं। पूरी ताकत से पलटवार ज़ेलेंस्की भी कर रहे हैं, लेकिन पुतिन के तेवर से सबसे ज्यादा खौफ इस वक्त 6 नेटो देशों में है, जहां की वायुसेना को अलर्ट कर दिया गया है। आखिर क्या होने वाला है? ये महाविनाश का ऑर्डर कहां से आने वाला है? क्या महाविनाश का ऑर्डर आएगा तो क्या तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा? आज इसी पर बात करेंगे। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबरों से करते हैं। रूस की मूवमेंट पर नेटो में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिनलैंड के बाद स्वीडन के एयर स्पेस में रूसी विमान की घुसपैठ हुई है। गोटलैंड के पास स्वीडिश एयर स्पेस में दिखा रूसी सुखोई 24 लड़ाकू विमान। स्वीडन के 2 ग्रिपेन फाइटर प्लेन ने रूसी बॉम्बर्स का पीछा किया। स्वीडिश आर्म्ड फोर्स का रूस पर बड़ा आरोप। देखिए, एक और बड़ी खबर है। रूसी न्यूक्लियर सबमरीन से नेटो में हलचल। समंदर में उतरी रूसी स्टेल्थ न्यूक्लियर सबमरीन आर्कांजेस्क। आर्कांजेस्क का गुपचुप तरीके से सी ट्रायल भी शुरू हुआ है। हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल से लैस है आर्कांजेस्क। नॉर्वे बॉर्डर के नजदीक हो सकती है आर्कांजेस्क की तैनाती। तो आर्कांजेस्क का गुपचुप तरीके से जो ट्रायल हो रहा है, उससे बहुत ज्यादा हलचल शुरू हो चुकी है। ये एक स्टेल्थ न्यूक्लियर सबमरीन है। इसको रूस ने समंदर में उतारा है। नेटो में इसको लेकर हलचल है। और रूसी सबमरीन से ब्रिटेन में हड़कंप मच गया है। ब्रिटिश बॉर्डर के नजदीक से गुजरी रही है रूसी सबमरीन। ब्रिटेन में मचा हड़कंप। स्कॉटलैंड कोस्ट के पास दिखी रूसी कजान सबमरीन। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसके बाद ये देखिए, एक रूसी सबमरीन ब्रिटेन के पास दिखी। तो तीनों खबरें आपको दिखाते हैं एक साथ। यहां पर रूस यूक्रेन युद्ध कैसे नेटो को बिल्कुल हिलाए हुए आप समझिए। स्वीडन जो कि नेटो में आ चुका है, वहां के एयरस्पेस में देखे रूस के विमान। दूसरी तरफ एक हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल से लैस स्टेल्थ न्यूक्लियर सबमरीन जो कि रूस ने समंदर में उतार दी। और तीसरी तरफ उनकी एक सबमरीन ब्रिटेन के पास दिखी, जिससे ब्रिटेन में हड़कंप मच गया और वहां पर पीएम को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। ये तीनों खबरें तो हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन की बात नहीं बनने के बाद एक तरह से तीसरे विश्व युद्ध की मुनादी हो गई है। इटली में G7 की 7 शक्तियां जब यूक्रेन की सुरक्षा का प्लान बना रहे थे, उसी वक्त पुतिन ने 2 बड़े ऐलान कर दिए। 6 नेटो देशों की सीमा के पास एटमी युद्धाभ्यास और दूसरा पश्चिमी देशों की वजह से तीसरा विश्व विनाश तय है। तो अब सवाल यह है कि क्या रूस 6 नेटो देशों पर एक साथ हमला करने जा रहा है? विनाश तय हो चुका है। इसे कोई नहीं टाल पाएगा। पुतिन को ना तो अमेरिका रोक पाएगा, ना ही नेटो सेना। पुतिन ने नेटो का अस्तित्व मिटाने की प्रतिज्ञा ले ली है। रूसी सेना सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं बल्कि यूरोप के 6 नेटो देशों का खात्मा करने जा रही है। पुतिन का आदेश जारी हो गया है। इसके बाद रूसी सेना का टारगेट सेट हो गया है। क्रेमलिन की तरफ से जो घोषणा की गई है, उससे अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों में दहशत फैल गई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि यूरोप में हालात काफी तनावपूर्ण हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी रूस के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे लिए युद्धाभ्यास कर युद्ध की तैयारी करना अनिवार्य हो गया है। जी हां, क्रेमलिन के इसी फैसले के बाद रूसी एटमी फोर्स उस जगह पर सबसे बड़ी एक्सरसाइज करने जा रही है जिसके आसपास नेटो के 6 देश हैं।
नॉर्वे, फिनलैंड, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये वो 6 नेटो देश हैं जिनकी सीमा या तो रूस से लगती है या जो रूस के बहुत पास है। ये वही देश हैं जहां नेटो लगातार हथियारों और सैनिकों की तैनाती कर रूस की घेराबंदी कर रहा है। इससे रूस की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। रूस को आशंका है कि नेटो इस फ्रंट से हमला कर सकता है। लिहाजा इसी खतरे को देखते हुए पुतिन यूरोप के द्वार पर न सिर्फ एटमी फोर्स तैनात कर रहे हैं, बल्कि ये फोर्स यूरोप पर हमले का अभ्यास भी करेगी। इसी तैयारी के साथ पुतिन ने जो कुछ कहा है उसे न सिर्फ पश्चिमी देशों के लिए अंतिम चेतावनी माना जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि असल में ये तीसरे विश्व युद्ध की मुनादी है। पुतिन ने कहा है कि पश्चिमी देश रूस को उस स्थिति में ढकेल रहे हैं जहां तीसरा विश्व युद्ध तय है। पुतिन ने यह बयान यूं ही नहीं दिया है। एक तरफ रूसी सेना यूक्रेन का सर्वनाश कर रही है, तो दूसरी तरफ पुतिन के आदेश पर रूस की न्यूक्लियर फोर्स लगातार युद्धाभ्यास और तैनाती कर परमाणु युद्ध की तैयारी कर रही है। पश्चिमी देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट कहती है कि रूस की यह तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। बस रूस ट्रिगर पॉइंट का इंतजार कर रहा है। उधर रूस में लोग पुतिन से मांग कर रहे हैं कि वो अमेरिका पर परमाणु हमले का आदेश दें। रूस में हजारों लोगों ने मार्च निकालकर अमेरिकी शहरों की तरफ एटमी हथियारों को तैनात करने की मांग की। नेटो के खिलाफ इस अभियान में पुतिन को उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी साथ मिल गया है। किम जोंग ने तो रूस को न सिर्फ खुल्लम खुल्ला समर्थन दे दिया है, बल्कि हमले के लिए लाखों शेल्स मॉस्को भेज दिए हैं। इस बात का खुलासा दक्षिण कोरिया ने किया है। इसके मुताबिक उत्तर कोरिया ने 10,000 कंटेनर के जरिए रूस को 5 लाख शेल्स भेजे हैं। नेटो के खिलाफ युद्ध में रूस इनका इस्तेमाल करेगा, इसीलिए बारूद का जखीरा जुटाया जा रहा है। पुतिन की खतरनाक मंशा से न सिर्फ G7 देश बल्कि यूरोपियन यूनियन भी तनाव में है। G7 देशों ने बयान जारी कर कहा है कि रूस ने अगर परमाणु हथियारों से हमला किया तो ये स्वीकार नहीं होगा। यूरोपियन यूनियन ने तो रूस से मुकाबला करने के लिए सैन्य तैयारी भी तेज कर दी है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो 2025 तक रूस के बराबर हथियार जुटा लेगा। यानी यूरोप में खौफ है पुतिन एटमी विस्फोट करेंगे, ये तय माना जा रहा है। जिस दिन भी ऐसा हुआ उसी दिन परमाणु विनाश का दौर शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक और बड़ी खबर है, धमाके से दहल गया रूस का सारा तोप। गैस स्टोरेज फैसिलिटी में वहां विस्फोट हुआ। धमाके के बाद स्टोरेज फैसिलिटी में आग लग गई। यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमले की आशंका जताई जा रही है। देखिए, ये गैस स्टोरेज फैसिलिटी है जहां रूस के सारातोव में ये धमाके से उस वक्त दहल गया जब यहां पर एक बड़ा विस्फोट हुआ। बताया जा रहा है कि रूस को आशंका है कि यूक्रेन ने कोई ड्रोन अटैक किया है जिसकी वजह से यहां पर ये विस्फोट हुआ। उधर रूस के रोस्तोव डिटेंशन सेंटर में सभी 6 ISIS आतंकी मार गिराए गए। रूस की स्पेशल फोर्स ने ISIS आतंकियों को मार गिराया। कर्मचारियों को बंधक बनाकर खुद की रिहाई की मांग कर रहे थे ये ISIS आतंकी, इनको मार गिराया रूस की स्पेशल फोर्स ने। रूस के रोस्तोव डिटेंशन सेंटर में ISIS इस डिटेंशन सेंटर के कर्मचारियों को बंधक बनाकर खुद के रिहाई की मांग कर रहे थे। उधर पुतिन का शांति प्रस्ताव, यूक्रेन को बचाने का आखिरी मौका। यूक्रेन के पूर्व विपक्षी नेता विक्टर मेदवेदेचुक का यह बयान है।
शांति प्रस्ताव से यूक्रेन और यूक्रेनी नागरिकों को फायदा होगा। विक्टर मेदवेदेव ने कहा, यूक्रेन में अवैध राष्ट्रपति। तो वैसे तो बीते 28 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, मगर बीती रात पुतिन के बारूदी भूचाल से नेटो देशों में खौफ पसरा हुआ था। हालात इतने भयावह हो गए कि पोलैंड समेत नेटो के कई देशों को अपनी एयरफोर्स को एक्शन में लाना पड़ा। लड़ाकू विमानों को अलर्ट किया गया। बीती रात रूस ने यूक्रेन के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों को बारूद से थर्रा दिया। इन शहरों पर हुई एयर स्ट्राइक से नेटो सबसे ज्यादा सहमा हुआ है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पुतिन लगातार नेटो देशों को चेतावनी दे रहे हैं। चौदह जून की रात पोलैंड में मौजूद नेटो के एयरबेस पर जबरदस्त हलचल मची थी। पोलैंड समेत नेटो देशों के लड़ाकू विमान एयर स्ट्रिप से लगातार उड़ान भर रहे थे। यूक्रेन और बेलारूस की सीमा पर मौजूद एयर जोन की निगरानी कर रहे थे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या नेटो देशों की तरफ से किसी बड़े हमले की तैयारी की जा रही थी? क्या रूस बेलारूस पर हवाई अटैक का प्लान बनाया जा रहा था, या फिर किसी खतरे को टालने के लिए नेटो के आसमानी जंगबाज एक्शन में थे? तो आपको बता दें, 14 जून की रात नेटो का हवाई एक्शन अटैक के लिए नहीं बल्कि डिफेंस के लिए था। क्योंकि बीती रात रूसी डिफेंस ने यूक्रेनी इलाकों पर भीषण हमला किया। कामिकाज़े ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन को दहलाया। वहीं रूसी फाइटर जेट ने यूक्रेनी प्रांतों पर स्ट्राइक की। दावा किया जा रहा है कि पोलैंड बॉर्डर के करीब 200 मील दूर यूक्रेन का खमेलनित्स्की रीजन रूसी मिसाइलों से धधकने लगा। बीते 24 घंटों में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों और प्रांतों में ऐसा बारूदी भूचाल आया जिसे देख हर कोई सन्न रह गया। कहीं आसमान से ताबड़तोड़ अंदाज में स्ट्राइक की गई, कहीं आत्मघाती ड्रोन ने तबाही मचाई। कहीं आर्टिलरी शेल से यूक्रेनी सरजमी दहली, तो कहीं एमएलआरएस और मिसाइलों ने बारूदी कोहराम मचाया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कीव से लवीव तक, वोवचांस्क से खार्किव तक, कोपियांस्क से लीमन तक, सुमी से क्रामातोर्स्क तक, आवदीवका से सोकोल तक, क्रास्नोरिवका से तिखे तक यूक्रेन का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां रूस की तरफ से हमला ना किया गया हो। मतलब ये कि बीती रात पुतिन ब्रिगेड के प्रचंड अटैक के चलते यूक्रेन के 1 दर्जन से ज्यादा शहर बारूदी जलजले से दहल गए। और धधकते यूक्रेन को देख नेटो देश भी सहम गए।
लिहाजा नेटो देशों ने अपनी सुरक्षा की खातिर रात के वक्त ही लड़ाकू विमानों को अलर्ट मोड पर ला दिया ताकि पुतिन की बारूदी आंच से खुद को बचा सके। रूसी डिफेंस के हमलों को रोक सके। दरअसल नेटो इसलिए भी भयभीत था क्योंकि G7 समिट में जिस तरह ज़ेलेंस्की शामिल हुए उससे पुतिन भड़के हुए थे। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि जल्द ही नेटो की तरफ से यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की खेप मिलने वाली है। लिहाजा पुतिन ने भी नेटो को सीधी वार्निंग दी, वो ये कि अगर नेटो के किसी भी देश ने यूक्रेन को मिलने वाले F-16 लड़ाकू विमानों को अपना एयर स्पेस दिया तो फिर रूसी सेना उस नेटो देश पर हर हाल में अटैक करेगी, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मतलब ये कि अब पुतिन का अगला टारगेट नेटो के वो देश होंगे जो सीधे तौर पर यूक्रेन के मददगार हैं, रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। लेकिन पुतिन ने भी साफ कर दिया है कि अब रूसी डिफेंस पहले से ज्यादा विध्वंसक अंदाज में यूक्रेन को दहलाएगा और इसके लिए रूस ने करीब 7 लाख से ज्यादा सैनिक बैटल ग्राउंड में उतार दिए हैं। रूसी ब्रिगेड के इन 7 लाख सैनिकों की तैनाती वैसे तो यूक्रेन के कोने कोने में है, मगर पुतिन ने ज्यादातर सैनिकों को पश्चिमी यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए झोंक रखा है। ताकि पोलैंड और बाकी नेटो देशों से हथियारों की सप्लाई रोकी जा सके, वेपन डिलीवरी रूट को काटा जा सके, पश्चिम से मिलने वाले हथियारों के एंट्री पॉइंट को नेस्तनाबूद किया जा सके। और इसीलिए रूस पश्चिमी यूक्रेन में मौजूद बारूदी गोदामों और वेपन रूम को ध्वस्त कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और खार्किव में रूसी सैन्य ठिकाने पर बड़ा हमला हुआ है। वोवचांस्क में रूसी बेस पर एयर स्ट्राइक की गई है। यूक्रेनी बमबारी ड्रोन कैमरे में कैद हुई है। और खरसोन में रूसी T-72 टैंक की गोलाबारी। नीपर नदी के पास यूक्रेनी ठिकाने पर निशाना साधा है। यूक्रेन के आर्म्ड व्हीकल बेस पर अटैक किया है रूस ने T-72 टैंक से। उधर वॉर फ्रंट में रूस के सबसे घातक टैंक का अटैक T-90M टैंक से यूक्रेनी ठिकानों पर शेलिंग की। खार्किव की ओर बढ़ेंगे ये T-90 टैंक ग्रुप, ये कहा जा रहा है। तो रूस यूक्रेन महायुद्ध का अब और विनाशक होना तय है। यूक्रेन ने रूस के युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। रूस ने युद्ध विराम के लिए 2 शर्तें रखी थी, लेकिन ये शर्तें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ज़ेलेंस्की और नेटो चीफ किन्हीं को पसंद नहीं आई। पुतिन का शांति ऑफर क्या था और अब आगे कितना विध्वंस मचने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर ज़ेलेंस्की पुतिन की सिर्फ 2 बातें मान ले तो 28 महीनों से जल रही यूरोप की जमीन पर लगी बारूदी आग बुझ सकती है। अगर ज़ेलेंस्की पुतिन की सिर्फ 2 शर्तें कबूल कर लें तो यूक्रेन के शहरों पर रूसी मिसाइलों की बारिश थम सकती है। अगर ज़ेलेंस्की और पुतिन बातचीत के टेबल पर बैठ जाएं, तो महायुद्ध से विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता मौत का ये तांडव रुक सकता है।
गेंद अब जेलेंस्की के पाले में है, लेकिन क्या युद्ध विराम और शांति के लिए जेलेंस्की पुतिन की ये दोनों शर्तें मानेंगे? पुतिन की पहली शर्त है कि उन चारों इलाकों से अपने सैनिकों को वापस बुला ले जिन्हें 2022 में रूस ने अपने अधिकार में ले लिया था। पुतिन की दूसरी शर्त है कि जेलेंस्की वादा करें कि वो नेटो में शामिल नहीं होंगे। अट्ठाईस महीनों में पहली बार पुतिन ने जेलेंस्की को रूस की तरफ से सीज फायर का स्पष्ट प्रस्ताव भेजा है। 28 महीनों में पहली बार खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ आमने सामने बैठकर बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की पहल की है, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं लग रहा क्योंकि रूस के राष्ट्रपति ने ऐसी शर्तें लगा दी जिन्हें मानना यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए संभव नहीं है। जेलेंस्की ने पुतिन के सीज फायर वाले प्रस्ताव पर दो टूक जवाब दे दिया है। एकदम साफ शब्दों में कह दिया है कि वो सीज फायर के लिए पुतिन की दोनों में से किसी भी शर्त को नहीं मानेंगे, यानी ये युद्ध नहीं रुकेगा। इस बीच नेटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने चेतावनी दी है कि पुतिन युद्ध को रोकना नहीं बल्कि और भड़काना चाहते हैं। अब ये समझिए कि जेलेंस्की ने पुतिन के युद्ध विराम वाले प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया। पुतिन ने युद्ध विराम से पहले यूक्रेन की जमीन का कितना हिस्सा मांग लिया है? डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन, पुतिन ने जिन 4 इलाकों से यूक्रेन की सेना को वापस लौट जाने को कहा है, वो इलाका यूक्रेन के नक्शे पर कुल जमीन का 15% से ज्यादा है। कुल मिलाकर ये 26,000 वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा इलाका है। जमीन का ये क्षेत्रफल दुनिया के कई शक्तिशाली देशों से भी बड़ा है, जैसे डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन का 26,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका इजराइल के कुल 22,145 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल से बड़ा है। 25,713 वर्ग किलोमीटर वाला उत्तरी मैसेडोनिया और 20,271 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला स्लोवेनिया भी पुतिन के डिमांड वाले इलाके से छोटा है। – 2014 में पुतिन ने यूक्रेन के क्रीमिया पर भी इसी तरह कब्जा किया था। इसलिए जेलेंस्की और नेटो चीफ ने चेतावनी दी है कि पुतिन युद्ध विराम नहीं चाहते। पुतिन के इस ऑफर ने यूक्रेन और नेटो को इससे भी बड़े युद्ध का अल्टीमेटम दे दिया है। जेलेंस्की को भी पुतिन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है और G7 की मीटिंग में जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जेलेंस्की को सैल्यूट किया और जिस तरह यूक्रेन के साथ आखिर तक खड़े रहने की बात की, उससे भी साफ है कि पुतिन का युद्ध विराम प्रस्ताव गिर गया है। इधर पुतिन का युद्ध विराम प्रस्ताव खारिज हुआ, उधर रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर दी। रूस ने यूक्रेन के कई फाइटर जेट भस्म कर दिए। पुतिन भी अच्छी तरह जानते थे कि उनकी शर्तों को ना तो जेलेंस्की मानेंगे और ना ही नेटो देश इन शर्तों को मानने देंगे। तो सवाल ये है कि पुतिन ने ऐसी शर्तें रखी ही क्यों? कहीं पुतिन के मन में युद्ध को और विनाशक बनाने का कोई बड़ा प्लान तो नहीं चल रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और रूस के पैरा ट्रूपर्स का यूक्रेन पर अटैक। यूक्रेनी ठिकानों पर दागी मिसाइल, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से हमला किया पैरा ट्रूपर्स ने। और रूसी टैंक का काल बनी यूक्रेनी माइंस की चपेट में आने से आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए। धमाकों में रूस के कई सैनिकों की मौत हुई। यूक्रेनी सेना की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का यह एक्शन है। और लुहांस्क में रूस को भारी नुकसान हुआ है। रूस का
मिसाइल पैन मोटार सिस्टम तबाह हो गया। यूक्रेनी ड्रोन हमले में तबाह हुआ रूसी मोटार। तो रूस यूक्रेन के एक हमले का बदला लेता है तो यूक्रेन बैकफुट पर जाने की बजाय अगला प्रहार कर देता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यूक्रेन अब युद्ध में रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, जिसका अंजाम न्यूक्लियर धमाका हो सकता है। शुक्रवार की रात से रूस पर 87 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए। सबसे अहम मोरोजोव्स्क एयरबेस पर यूक्रेन का अटैक है, जिसमें रूसी सेना के 2 बॉम्बर नष्ट हो गए। ऐसे में पुतिन यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। न मिसाइल जैसी तेज आवाज और न ही एयर डिफेंस के रडार की पकड़ में आने वाली ऊंची उड़ान। यूक्रेन ने रूस को दहलाने के लिए एक बार फिर अपनी ड्रोन शक्ति का इस्तेमाल किया। हमला भी ऐसा कि एयर डिफेंस की मिसाइलें कम पड़ जाएं। एक साथ इतने ड्रोन कि रूस अपनी पूरी ताकत लगाकर भी यूक्रेन के हमले को नाकाम न कर सके। तेरह 14 जून की रात एक बार फिर रूस पर गोरिल्ला घात वाले अंदाज में ड्रोन की बरसात की गई। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने 87 ड्रोन से हमला किया। रूस के 2 शहरों को टारगेट किया गया। नतीजा यह हुआ कि रूस की जमीन पर कई धमाके हुए। तबाही का सिलसिला आधी रात से शुरू हुआ और कई घंटे तक चलता रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 3 जगहों पर यूक्रेनी ड्रोन से धमाके हुए। यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद, रोस्तोव और मोरोजोव्स्क और क्रीमिया को ड्रोन से टारगेट किया। क्रीमिया में अब समुद्र से लेकर आसमान तक सख्त पहरा है। शुक्रवार की रात यूक्रेन के तमाम ड्रोन को एयर डिफेंस से गिरा दिया गया। इसके अलावा सी ड्रोन के हमले को रोकने के लिए नए इंतजाम किए गए हैं। कर्च ब्रिज के आसपास जाल लगा दिए गए हैं। कर्च ब्रिज के करीब तैरने वाले बड़े मोटे खंभे बांधे गए हैं। क्रीमिया में शुक्रवार की रात को सभी ड्रोन हमले को नाकाम करने का दावा किया गया है, लेकिन बेलगोरोद में कई धमाके हुए। यूक्रेनी ड्रोन एक 5 मंजिला इमारत से टकराया। जोरदार धमाके से बिल्डिंग का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मलबे से 5 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। मलबे में कई और लोगों के दबे होने की आशंका है। हमला बेलगोरोद के शेबेकिनो शहर में हुआ। रोस्तोव में भी यूक्रेनी गोरिल्ला आघात के सबूत देखने को मिले हैं। यहां रूस की सेना के एक सीनियर अफसर की कार में अचानक धमाका हुआ। लेकिन शुक्र है कि धमाके से ठीक पहले रूसी आर्मी अफसर कार से बाहर निकलने में कामयाब रहे। यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला रूस के मोरोजोव्स्क में हुआ। मोरोजोव्स्क में यूक्रेन ने 70 ड्रोन से ताबड़तोड़ प्रहार किया और एक एयरबेस को निशाना बनाया।
रिपोर्ट के मुताबिक एक के बाद एक मोरोजोवस्क में कई ड्रोन दाखिल हुए। एयर डिफेंस से ड्रोन गिराने की मुहिम भी शुरू हुई, लेकिन हवा में नष्ट होते ड्रोन के धमाकों के बीच मोरोजोवस्क की जमीन पर भी कई धमाके हुए। मोरोजोवस्क के रिहायशी इलाकों में लोगों ने कई धमाकों की आवाज सुनी और इसके बाद पूरे शहर में अंधेरा छा गया। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने किसी बिजली सप्लाई स्टेशन को टारगेट किया या फिर ड्रोन हमलों से बचने के लिए ब्लैकआउट कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने कई जगहों से आग की लपटें और धुआं उठते देखा, लेकिन माना जा रहा है कि मोरोजोवस्क में यूक्रेन का मेन टारगेट यहां का एयरबेस था। मोरोजोवस्क एयरबेस से रूस के विमान यूक्रेन पर बमबारी के लिए उड़ान भरते थे। रिपोर्ट के मुताबिक एयरबेस पर हमले में रूस को बहुत बड़े नुकसान की आशंका है। मोरोजोवस्क एयरबेस पर कितने फाइटर जेट मौजूद थे, इसे लेकर पक्की जानकारी नहीं है। सैटेलाइट की तस्वीरों में एक 4 जून की है, इसमें कई फाइटर जेट नजर आ रहे हैं, लेकिन हमले के बाद 14 जून की तस्वीरों में यहां सन्नाटा है। अब सवाल है कि क्या हमले के वक्त यहां एक भी फाइटर जेट मौजूद नहीं था? सैटेलाइट की तीसरी तस्वीर में एयरबेस पर कई धमाकों के निशान हैं। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन रूस के 4 फाइटर जेट को नष्ट कर चुका है। डॉनबास में भी यूक्रेनी फौज ने बड़ी कामयाबी का दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पोक्रोवस्क इलाके में यूक्रेनी सेना ने भीषण हमला किया और इस हमले के दौरान रूसी टैंक को निशाना बनाया गया। पहले हमले में रूस के 8 टैंक में आग लग गई। इसके बाद के हमले में 2 और टैंक भस्म हो गए, 8 आर्मर्ड व्हीकल्स और 2 आर्टिलरी नष्ट कर दिए गए। इस हमले के बाद यूक्रेन ने डॉनबास इलाके में बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। तेजी से सड़क पर दौड़ रहा यह सैन्य वाहन रूस का है। रूसी सैनिक हवा में गोलियां चला रहे हैं क्योंकि इस वाहन का पीछा एक यूक्रेनी ड्रोन कर रहा है। ड्रोन की गाड़ी के इस रेस में किसकी जीत हुई, इसकी जानकारी अब तक नहीं आई है, लेकिन इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रोन अगर वाहन के करीब पहुंच गया होगा तो क्या हुआ होगा। खार्किव में यूक्रेनी ड्रोन रूसी सैनिकों का चुन चुन कर शिकार कर रहा है। G7 से यूक्रेन को भारी मदद का भरोसा मिलने के बाद यूक्रेन का हौसला अब बुलंद है और रूस पर हमले की रफ्तार तेज हो गई है। रूस की सी संपत्ति से अगर यूक्रेन की मदद हुई तो पुतिन ने G7 देशों को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर IAEA का दावा। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को और तेज किया। गाजा जंग की वजह से तेज किया परमाणु कार्यक्रम। उधर इजराइल हिजबुल्लाह में जंग से अमेरिका में टेंशन। यूएस को मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की आशंका। अमेरिका के शामिल होने से जंग का विस्तार होगा। ईरान समर्थित मिलिशिया भी जंग में होगा शामिल। हिजबुल्लाह पर बड़े हमले की तैयारी। लेबनान में बड़ा ऑपरेशन करेगा इजराइल। इजरायली रक्षा मंत्री अमेरिका से बात करेंगे इस बारे में। इस महीने के आखिर तक अमेरिका जाएंगे, अमेरिका से ऑपरेशन की इजाजत लेंगे। तो लाल सागर में एक बार फिर हूती ने गदर मचाया है, तो वहीं उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का मिसाइल ट्रेलर नजर आया है। इस बार तो हूती का शिकार रेड सी से गुजर रहा यूक्रेन का शिप बना,
तो वही हिजबुल्लाह के साथ इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजराइल धरती को बारूद से पाट दिया। कहा जा रहा है कि ईरानी प्रॉक्सी के बढ़ते दबदबे को कम करने के लिए जल्द ही इजराइल ऑपरेशन लेबनान का आगाज कर सकता है। बस अमेरिका से हरी झंडी का इंतजार है। अरब में जंग हर नए दिन के साथ विध्वंसक और विनाशक होती जा रही है। जिसका नतीजा यह हुआ है कि लाल सागर से इजराइल तक बारूदी कोहराम मचा है। प्रचंड अंदाज में मिसाइलें दागी जा रही हैं, ताबड़तोड़ तरीके से ड्रोन प्रहार किया जा रहा है, वो भी ईरान प्रॉक्सी संगठनों के जरिए। वैसे तो इजराइल हमास जंग के साथ ही ईरान समर्थित संगठन लगातार इजराइल पर अटैक कर रहे थे, लाल सागर में तबाही मचा रहे थे, मगर ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत के बाद तो मानो ईरानी प्रॉक्सी आग उगल रहे हैं। प्रतिशोध की इस ज्वाला में अगर कोई पहले से ज्यादा भड़का रहा है तो वो है यमन का प्रॉक्सी संगठन हूती और लेबनान का हिजबुल्लाह। दरअसल रेड सी में हूती ने यूक्रेनी जहाज पर हमला किया। हूती लड़ाकों ने लाल सागर में ड्रोन स्ट्राइक भी की। हूती की ड्रोन स्ट्राइक में कई जहाजों को नुकसान हुआ। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट अटैक किया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजरायली बेस पर हमला किया। दरअसल बीते साल अक्टूबर महीने में जब गाजा में युद्ध का आगाज हुआ, उस दौरान आर पार की जंग इजराइल और हमास लड़ाकों के बीच हुई। धीरे धीरे इस युद्ध में कई और किरदार जुड़ने लगे, जैसे इजराइल के साथ अमेरिका और नेटो, तो वहीं हमास के साथ ईरानी प्रॉक्सी। लेकिन जब से रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का हाथ ईरानी प्रॉक्सी पर पड़ा है, तब से गाजा जंग का न सिर्फ विस्तार हुआ है, बल्कि युद्ध का क्लाइमेक्स भी बदल चुका है। फ्रंट पर रहने वाला इजराइल चौतरफा घिर चुका है। हालांकि ईरानी प्रॉक्सी के हमलों के बाद अमेरिका और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन ये अब तक काफी मामूली साबित हो रही है, क्योंकि पुतिन के सपोर्ट के बाद ईरानी प्रॉक्सी उग्र हो चुके हैं और लगातार इजराइल की घेराबंदी कर उसे दहलाया जा रहा है। हालांकि इसी बीच इजराइल ने गाजा के बाद लेबनान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है, मगर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर नेतन्याहू ने लेबनान पर हमले की हिमाकत की तो अंजाम भयावह होगा। और चीन ने युद्धपोत निर्माण का काम तेज कर दिया है। चीनी नौसेना के लिए 13 बड़े जहाज बनाए जा रहे हैं। शंघाई के जियांगन शिपयार्ड में चल रहा है युद्धपोत का निर्माण। तो जेलेंस्की को भरोसा है कि चीन रूस को हथियार नहीं देगा, लेकिन दुनिया जानती है कि रूस को हथियार बनाने में मदद देकर चीन किस तरह सबको धोखा दे रहा है। जिनपिंग के डबल क्रॉस से एक बार फिर वर्ल्ड वॉर का खतरा है और इसकी शुरुआत समुद्र से हो सकती है। ताइवान के करीब कई दिनों तक युद्ध का माहौल बनाने के बाद अब दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी गई है। पहले ताइवान के करीब नेवी और युद्धपोत से ड्रैगन का शक्ति प्रदर्शन और अब साउथ चाइना सी में फिर एक और युद्धाभ्यास। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बना लेने का दावा करने वाला चीन एक बार फिर दक्षिण चीन सागर में अपनी हेकड़ी दिखाने की कोशिश में है।
दक्षिण चीन सागर में 6 दिन तक युद्धाभ्यास होगा। चीन की नौसेना के 12 से ज्यादा युद्धपोत पहुंचे। युद्धाभ्यास की वजह से नो फ्लाई जोन भी बनाया। दक्षिण चीन सागर में चीन के शक्ति प्रदर्शन का नया दौर शुरू हो चुका है। युद्धपोत की लाइन लग गई है। ड्रैगन की नेवी ऐसे आगे बढ़ रही है जैसे चंद दिनों बाद किसी युद्ध का ऐलान होने वाला है। चीन का यह अंदाज नया नहीं है, लेकिन मौजूदा तनाव के माहौल में चीन के ये हेकड़ी किसी अनहोनी की वजह जरूर बन सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने युद्धाभ्यास के बहाने 3 टाइप 055 बड़े फ्रिगेट की तैनाती की है। चीन के सबसे शक्तिशाली फ्रिगेट को युद्धाभ्यास में लगाया गया है। एंटी शिप और एंटी सबमरीन मिसाइल से शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत हो गई है।